हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं वीडियोस की सीरीज़ में आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत के औपनिवेशिक भारत सतत शोषण का काल जो कि चैप्टर 1 है उसे लेकर आई हूँ। इस चैप्टर में जो बताया गया है वो ये कि अंग्रेज़ों के आगमन से पहले भारत पर कई बार विदेशी आक्रमण हुए और उन आक्रमणों के फलस्वरूप भारत में राजनीतिक परिवर्तन तो आए, परंतु भारत के आर्थिक ढांचों पर इन आक्रमणों का बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ा। हमारे ये भी कहा जा रहा है इस चैप्टर में कि भारत पर अंग्रेज़ों की विजय इन आक्रमणों से भिन्न थी, जो कि हिंदू, पठान, मुगल, मराठा, सिख या जो अलग अलग जो विदेशी आक्रमण हुए उनसे इसे भिन्न माना गया है। इस बात को यहाँ पर चार्ल्स मेटकॉफ ने भी अपने शब्दों में बताया है कि ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र है, अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें इन्हें अपने यहाँ से प्राप्त हैं और ये विदेशी संबंधों से मुक्त हैं। जहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है वहाँ ये अकेले जैसे अमर है। राजकुल लुढ़कते रहे, क्रांतियाँ होती रहीं, हिंदू, पठान, मुगल, मराठा, सिख क्रमशः मालिक बनते रहे, लेकिन ग्राम समाज यथापूर्वक बने रहे। यानी कि राजनीतिक परिवर्तन तो बहुत सारे होते ही रहे हैं भारत में, लेकिन उन्होंने भारत के आर्थिक जो हम कह रहे हैं आर्थिक ढांचा उस पर बहुत अधिक ऐसा प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला जो कि अंग्रेज़ों की विजय ने किया था। अब देखिए, हमने हमेशा से देखा है कि भारत जो कि धन और वैभव धन संपदा से परिपूर्ण था और उसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत की समृद्धि से प्रभावित होकर यूरोप के विभिन्न देश भारत के साथ व्यापार करने के लिए हमेशा से उत्सुक रहे और इसी सीरीज़ में कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ लेकर भी आई हूँ। देखिए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई? तो बात कही जाए तो 1600 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई। फिर एक क्वेश्चन है कि अंग्रेज व्यापारियों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से व्यापार करने के लिए किसने अधिकार पत्र दिया और कब? तो यहाँ पे 1600 ईस्वी में ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ जो कि थी एलिजाबेथ प्रथम, ध्यान रखें एलिजाबेथ प्रथम ने 1600 ईस्वी में अंग्रेज व्यापारियों को एक अधिकार पत्र दिया ईस्ट इंडिया कंपनी खोलने के लिए। फिर आता है क्वेश्चन, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई? तो सन 1664 में फ्रांस के जो सम्राट थे उन्होंने भारत से व्यापार करने के लिए किसने? फ्रांस के जो सम्राट थे उन्होंने भारत से व्यापार करने के लिए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। यानी हमने अभी पढ़ा था कि यूरोप के विभिन्न देश भारत के साथ व्यापार करने के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे। तो यहाँ पर न केवल डच आए, आपके ब्रिटेन से महारानी एलिजाबेथ, और यहाँ से देखें तो फ्रेंच ईस्ट की कंपनियाँ के साथ ये तीनों ही हमारे भारत में क्या है व्यापार काफ़ी लंबे समय तक करते रहे। शुरुआत में तो क्या था, अब इनके अलावा भी पुर्तगाली जो हम कहें दूसरे भी हमारे भारत में व्यापार करने के लिए इनके साथ साथ उसी समय काल पर आए थे, जो कि आपस में शुरुआती दौर में तो ये भारत से व्यापार करने का उद्देश्य ही रखते रहे, परंतु उन्होंने जब भारत की राजनीतिक फूट और अस्थिरता देखी तो उसका फ़ायदा उठाकर उन्होंने राजनीतिक प्रभाव बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। इसी के क्रम में 1757 ईस्वी का जो प्लासी का युद्ध था, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, किस युद्ध की विजय ने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया? तो ये था 1757 ईस्वी के प्लासी का युद्ध। उसके बाद से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो चुकी थी, जो कि अब अपना पूरा राजनीतिक प्रभाव स्थापित करने में सफल हो गई।
यहाँ से ही हमारे भारत की दुर्दशा का समय शुरू होता है, जब ब्रिटिशर्स अपने ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से राजनीतिक प्रभाव बना चुके थे। अब आगे हम इसमें पढ़ते हैं। हमें पता है कि जो इंग्लैंड थे उसमें औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप भारत को ब्रिटिश कारखानों के लिए कच्चे माल का निर्यातक उन्होंने बना दिया था। यानी हमारे यहाँ पर जो कच्चा माल होता था, कौन सा, कपास का, वो कपास का कच्चा माल इंग्लैंड ले जाकर वहाँ पर बने बनाए निर्मित वस्त्रों का माल जो कि आयातक के रूप में हमारा देश खरीदता था, जिससे हमारा देश क्या है, अपने ही माल से बने हुए वस्तुओं को पुनः खरीद कर अधिक दामों पर अपना पैसा धीरे धीरे इंग्लैंड की तरफ भेज रहा था। और यही यहाँ पे धन निष्कासन की बात शुरू होती है। धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? तो धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था। धन निष्कासन से क्या तात्पर्य है? तो धन निष्कासन से तात्पर्य दादा भाई नौरोजी के अनुसार ऐसा धन जो भारत से इंग्लैंड को वेतन, भत्तों, पेंशन, कर्जों पर ब्याज, भारत में लगी ब्रिटिश पूंजी की कमाई के रूप में इंग्लैंड भेजा जाता था, और इसके बाद बदले में भारत को कोई आर्थिक या व्यापारिक प्रतिफल प्राप्त नहीं हो रहा था। इसे ही दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन कहा है। नौरोजी के अनुसार सन 1867 और 68 में, मतलब 67-68 में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, जबकि जीवन निर्वाह हेतु कितने रुपए की आवश्यकता थी? तो दादा भाई नौरोजी के अनुसार 1867-68 में प्रति व्यक्ति आय जो कि 20 रुपये थी, जबकि उनकी जीवन निर्वाह हेतु जो आय मानी जा रही थी, यानी उन्हें कितनी आवश्यकता थी? 34 रुपये की। देखिए, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश काल में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। इनके अलावा भी फिंडले शिराज और कुछ लोगों ने भी क्या है, राष्ट्रीय आय का आकलन करने की कोशिश की थी, परंतु जो कि बहुत ज़्यादा अधिक सफल नहीं रहे। ये देखिए, नौरोजी के अनुसार धन निष्कासन की कितनी पद्धतियाँ थी? तो दादा भाई नौरोजी ने भारत से इंग्लैंड की तरफ जाने वाले वो पैसे जिसका कोई व्यापारिक फ़ायदा या लाभ भारतीयों को नहीं मिल रहा था, उन्होंने उसके 3 प्रकार बताए हैं, जिसमें पहला था गृह व्यय। अब गृह व्यय में उन व्ययों को शामिल किया जाता था जो भारत के सचिव या भारत सचिव तथा उससे संबंध व्यय होते थे। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के भागीदारों का लाभांश, विदेशों में लिए गए सार्वजनिक ऋण, सैनिक और असैनिक व्यय तथा इंग्लैंड में भंडार की खरीद जो होती थी, उन पर किए जाने वाले खर्च को शामिल किया जाता था। और ये देखिए, 1920 तक कुल राजस्व का जो कि 40% माना गया है कि कुल राजस्व का 40% खर्चा किस पर हो रहा था? गृह व्यय पे किया जा रहा था। दूसरा तरीका था विदेशी पूंजी पर दिया जाने वाला ब्याज। भारतीय राष्ट्रीय आय से एक दूसरा महत्वपूर्ण धन का निकास था, जो कि था इसके तहत व्यक्तिगत विदेशी पूंजी निवेश पर ब्याज और लाभ लिया जाता था। ये 1900 ईस्वी के बाद भारत में ब्रिटिश लोगों ने निजी क्षेत्र में जो पूंजी का निवेश किया था, मतलब विदेशी, जो कि बात कहें हम, ब्रिटिशर्स ने जिन्होंने पैसा हमारे ही भारत में लगा रखा था, अब उन्हें हमारे भारत में पैसा लगाने पर एक तरफ तो ब्याज भी दिया जा रहा है पैसा लगाने के लिए, और एक उनमें लाभ भी दिया जा रहा है। तो यहाँ पे जो दूसरा बड़ा तरीका था वो था विदेशी पूंजी पर दिया जाने वाला ब्याज और लाभांश। तीसरा था विदेशी बैंक, बीमा और नौवहन कंपनियाँ। विदेशी बैंक, बीमा, नौवहन कंपनियों ने भारत में करोड़ों रुपए का लाभ कमाया। इन कंपनियों ने भारतीय देशी कंपनियों को कभी देश में पनपने ही नहीं दिया, और इन्होंने अपने लाभ को भारत में निवेश ना करके
अपने देश इंग्लैंड में निवेश किया और जिससे ये धन निकासी का तीसरा महत्वपूर्ण कारण माना है दादा भाई नौरोजी ने। तो 3 तरह के खर्चे इन्होंने बताए जो कि भारत से किए जा रहे थे और जिनका कोई प्रतिफल उन्हें मिल नहीं रहा था। अब बात आती है कि दादा भाई नौरोजी ने अनिष्टों का अनिष्ट संज्ञा किसे दी है। तो दादा भाई नौरोजी ने अपनी बुक जो कि पॉवर्टी एंड जो इन अन ब्रिटिश रूल इंडिया, फिर से नाम सुने, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में अनिष्टों का अनिष्ट जिस धन निष्कासन को कहा है और इसी में उन्होंने धन निष्कासन के सिद्धांत और उनकी पद्धतियाँ और उनका दुष्प्रभाव बताया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, ब्रिटिश शासनकाल में किन नई भू राजस्व व्यवस्थाओं को लागू किया गया। तो ब्रिटिश शासनकाल ने, आप जानते हैं कि उन्होंने हमारे उद्योगों का पतन किया। कई प्रकार के उद्योग उन्होंने लगाए लेकिन वो केवल और केवल अपने लाभ के लिए लगाए थे। अब बात आती है कि कृषि के लिए उन्होंने क्या किया। तो भैया ब्रिटिश काल में कृषि का इतिहास कृषकों की निरंतर निर्धनता का इतिहास है। वहाँ पे कोई ऐसा काम नहीं किया गया था जिनसे किसानों की हालत सुधरे, बल्कि ये तो कहा जाता है कृषकों की निरंतर निर्धनता का इतिहास। ये कृषकों के कर्ज के दुष्चक्र का इतिहास है। ब्रिटिश काल में भारतीय परंपरागत उद्योगों के पतन के कारण कृषिगत भूमि पर जनसंख्या का भार बढ़ चुका था। इन्होंने हमारे उद्योग धंधे जिनमें हमारा भारत इतना समृद्ध था, जो कि आप और हम सभी जानते हैं, ढाका की मलमल, जो मसाले, हीरे जवाहरात, जो कि हमारे भारत में इतने अधिक थे जिनसे ही तो आकर्षित होकर ये यूरोपीय देश हमारे यहाँ व्यापार करने के लिए आतुर रहते थे, या यहाँ तक उन्होंने हमारे देश में कंपनियाँ तक खोल डाली। अब उन्होंने जो ब्रिटिशर्स जो थे, उन्होंने इंग्लैंड ने हमारी कंपनियों को ख़त्म कर दिया, उद्योग धंधों को ख़त्म कर दिया। अब जो वहाँ से लोग बेरोजगार निकले वो सारे के सारे किस पर दबाव उनका पड़ा दबाव कृषि पर, जो कि अब कृषि पर दबाव पड़ने के साथ साथ उन्होंने व्यवस्थाओं को भी भू राजस्व की बदल डाला, जो कि थी 3 तरह की व्यवस्थाएं। इसमें सबसे पहली स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था कही जाती है। इस जमींदारी व्यवस्था को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने चालू किया था, यानी ये कहें कि इसके जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। हमने शुरुआत में ही चैप्टर के पढ़ा था कि इंग्लैंड वो देश था जिसने अपने यहाँ तो जमींदारी प्रथा क्या थी ख़त्म कर दी थी और मध्यम वर्ग का उत्थान किया था, लेकिन हमारे यहाँ पे उसने जमींदारी प्रथा चलाई जिसमें स्थायी बंदोबस्त में जमींदार को भूमि का स्वामी स्वीकार किया गया। वह भूमि को बेच सकता था, वो दान दे सकता है, वो राज्य को भूमि कर देने के लिए जमींदार को ही केवल उत्तरदायी ठहराया जाता है। यानी वह भूमि का एक तरीके से मालिक है, लेकिन उसे सरकार को एक स्थायी रूप से कर देना पड़ेगा और अगर वो कर नहीं दे पाता है तो उसकी भूमि जब्त कर ली जाएगी। ये व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था कहलाई, जिसको लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया। और ये जो व्यवस्था थी वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस तथा उत्तरी कर्नाटक में लागू की गई थी। फिर से सुने, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस तथा उत्तरी कर्नाटक में लागू की गई थी। और इसमें जो सबसे नकारात्मक पक्ष इसका व्यवस्था का ये था कि सरकार की मांग स्थिर हो गई थी, जबकि जमींदार किसानों से अधिक भू राजस्व वसूलता था। यानी हमारे भारत के लोग ही हमारे भारत के लोगों का शोषण कर रहे थे। सरकार ने तो एक राशि निश्चित कर दी थी, कंपनी को एक राशि निश्चित कह दी गई थी कि इतना भू राजस्व हम आपको देंगे। अब जमींदार जो थे वो जमींदार उससे अधिक कर वसूल
करके किसानों से बीच में अपना फ़ायदा भी साधने लग गए थे। ये इसका एक और नकारात्मक प्रभाव था। दूसरा था महलवाड़ी व्यवस्था। अब ये जमींदारी प्रथा से इस तरह से अलग थी कि इसमें भू राजस्व व्यवस्था जो है वो भूमि कर की इकाई कृषक के खेत को नहीं मानकर ग्राम अथवा महल को मानी जाती थी। इस व्यवस्था में भूमि सामूहिक रूप से समस्त ग्राम सभा की होती थी, यानी यहाँ पे किसी एक जमींदार की भूमि नहीं होती थी, यहाँ पे सामूहिक रूप से समस्त ग्राम सभा की होती थी, जिसमें भागीदारों का समूह होता था। यानी इसके कुछ भागीदार होते थे और ये भागीदार सामूहिक रूप से कंपनी को लगान देने के लिए उत्तरदायी होते थे। ये अपनी भूमि से, जो कि इनकी ग्राम जिसे कहा जाता था या महल कहा जाता था, उससे प्राप्त जो राशि आती थी उसका एक निश्चित हिस्सा ब्रिटिश कंपनी को पहुंचाते थे। ये थी महलवाड़ी व्यवस्था। इसे कहाँ लागू किया गया था? अवध यूपी में, मध्य प्रांत और पंजाब में। फिर आती है रैयतवाड़ी व्यवस्था। ये स्थाई और महलवाड़ी दोनों से बिल्कुल अलग थी। इसमें था कि एक किसान को उसके खेत का मालिक माना जाता था, लेकिन उसे एक निश्चित राशि जो कि कंपनी को टैक्स के रूप में जमा करानी होती थी। अगर वो इस राशि को नहीं जमा कराता था तो ये ज़मीन उससे छीन ली जाती थी, वरना जब तक वो टैक्स जमा कराता रहे तब तक वो ज़मीन उसी की ही बनी रहेगी। ये तीनों व्यवस्थाएं जो कि स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी और रैयतवाड़ी, तीनों व्यवस्थाएं लागू की गई थी। और रैयतवाड़ी व्यवस्था जो कि मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल जिले में कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो की सहायता से लागू की गई थी। इसमें आपकी जो व्यवस्थाएं हैं, कौन सी? स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी और रैयतवाड़ी भू व्यवस्था। ये तीनों व्यवस्थाएं वॉरेन हेस्टिंग्स, वापस से सुने, वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद ब्रिटिश काल ने लागू की थी। अब बात आती है कि भू राजस्व व्यवस्थाओं का क्या असर पड़ा। तो हमने तो अभी ही देखा था कि जो ब्रिटिश काल में कृषि का जो इतिहास है उसे हम क्या कहते हैं? कृषकों की निरंतर निर्धनता का इतिहास। यानी यहाँ पे कृषक धीरे धीरे निरंतर निर्धन होते जा रहे थे। इससे कर्ज का दुष्चक्र का इतिहास भी कहा जाता है। यहाँ पे देखा हमने कि जो भू राजस्व व्यवस्थाएं थी, जमींदारी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था और रैयतवाड़ी, इन व्यवस्थाओं का जो दुष्प्रभाव सामने आया वो पहला था फसलों का व्यवसायीकरण। 1900 के बाद भारतीय कृषि में एक और परिवर्तन हुआ जो कि था कृषि का व्यवसायीकरण। इस समय तक कृषि एक जीवन यापन का माध्यम था और ये लोगों के द्वारा यानी कृषकों के द्वारा अपने जीवन जीने के लिए की जाती थी, ना कि व्यवसाय करने के लिए। अब कृषि पर जो व्यापारिक प्रभाव पड़ने लगा था उसके कारण वो चाय, रबड़, कपास, पटसन, मूंगफली, गन्ना, तंबाकू जैसी व्यापारिक फसलें अनाज के स्थान पर उगाने लग गए थे। अब किसानों को जो फसलें उगानी थी वो अनाज नहीं, अनाज की जगह व्यावसायिक फसलें थी जो कि अधिक लाभदायक उन्हें प्रतीत हो रही थी या उनकी एक तरह से मजबूरी थी, जो कि आपने देखा कि तीनों तरह की व्यवस्थाओं में उन्हें टैक्स चुकाना ही पड़ता था, वरना उनसे ज़मीनें उनकी छीन ली जाती थी। तो इस व्यवस्था से बिचौलिए उत्पन्न हो गए थे और किसान और अधिक गरीब होता जा रहा था। दूसरी व्यवस्था थी निर्धनता में वृद्धि। ब्रिटिश कंपनी द्वारा या ये कहें कि ब्रिटिश शासनकाल में भूमि में लगातार वृद्धि की जा रही थी और फसल की सही कीमत भी उन्हें नहीं मिलती थी। वो जो फसलें उगाते थे, पूरे वर्ष भर मेहनत करने के बाद उन फसलों का जितना दाम उन्हें मिलना चाहिए होता था, ब्रिटिश कंपनी
उन्हें केवल उसका 1/4 हिस्सा ही मूल्य के रूप में चुकाती थी, जिससे उनके पूरे साल की मेहनत और उनके पूरे साल की आय का चौथा हिस्सा उन्हें प्राप्त होता था। उसे भी साहूकारों और महाजनों को चुकाने में निकल जाता था। इससे निर्धनता और बढ़ती जा रही थी। प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी इनकी गरीबी और बढ़ती चली जा रही थी। तीसरा था ग्रामीण ऋण बोझ में वृद्धि। जो अधिकांश कृषक थे वो अत्यधिक लगान के कारण महाजनों और साहूकारों से ऋण लेते थे और इसी वजह से वो इनके ऋण के जाल में फंसे जा रहे थे। मैकलेगन ने तो इस कर्ज को कहा है कि ये कर्ज उस समय लगभग 300 करोड़ रुपए का अनुमानित किया गया था। यानी 300 करोड़ रुपए का कर्ज अपने ही देश के लोग अपने ही लोगों से लेकर ऐसी बुरी स्थिति यानी बुरी जाल में फंस चुके थे जो कि हमारे कृषक थे या ये कहें कि निर्धनतम परिवार थे। तो ये 3 जो मुख्य थे। इसके अलावा भी कुछ और भी कारण रहे या ये कहें कि दुष्परिणाम सामने आए। हाँ, किसान को जो कि उसका वास्तविक मालिक तो रहा नहीं। क्यों? चाहे वो रैयतवाड़ी हो तो अगर लगान नहीं चुकाया तो ज़मीन चली गई। अगर महलवाड़ी में ग्राम सभा नहीं चुका पाई तो ग्राम सभा की ज़मीन चली गई। जमींदार नहीं चुका पाया तो जमींदार या किसान ने जमींदार को नहीं दिया तो जमींदार ने किसान की ज़मीन ले ली। तो अब जब वास्तविक स्वामी वो नहीं रहा तो ऐसे स्थिति में वो और अधिक निर्धन हो रहा था, बेरोजगार हो रहा था, जिससे अब उसकी स्थिति बद से बदतर होने लगी थी। भूमि के लगान को स्थिर मूल्यों पर लागू किया जाने लगा। हमने पढ़ा ही कि उनसे एक निश्चित राशि लगान के रूप में ली जाती थी, चाहे पैदावार हो या ना हो। और हम सब जानते हैं कि भारतीय कृषि तो सदैव ही प्राकृतिक जो हमारी मानसून है उस पर निर्भर रहती है। अगर लगान नहीं चुका पाए तो वो और ज़्यादा गरीब होते चले जाते थे, जो कि उन्हें लगान तो देना ही था। अब कहीं से भी दें, चाहे वो अपने घर से या फिर साहूकारों से लेकर दें। नेक्स्ट इसमें एक और पॉइंट जो आता है वो भी अच्छा है, जो कि मैं बताऊंगी आपको ज़रूर। 1765 से 1855 तक भारत में कुल 12 अकाल पड़े। ब्रिटिश शासन की जो शोषणकारी नीतियाँ थी उससे अकाल का प्रकोप बहुत बढ़ता जा रहा था और इस शासनकाल में 1765 से 1855 तक के इन सालों में 12 अकाल पड़े, जो कि इनका कारण प्राकृतिक आपदा नहीं था। इनका कारण जो था वो था ब्रिटिश शासकों की दोषपूर्ण वितरण नीतियाँ और विपणन नीतियाँ। इसके कारण यहाँ पर राजनी पाम ने क्या कहा है कि अकाल के दिनों में खाद्यान्न का निर्यात भी किया जा रहा था। यानी कि एक तरफ तो देश में अकाल पड़ा है और दूसरी तरफ इंग्लैंड क्या कर रहा है, खाद्यान्नों का निर्यात कर रहा है। तो भारत में लोगों के लिए अनाज कहाँ खाने को, ना ही लोगों के पास खाने को अनाज, ना ही पशुओं के पास खाने को चारा, ना ही लोगों के पास काम करने के लिए रोजगार। तो ऐसी स्थिति में देश की एक बड़ा वर्ग या ये कहें कि एक बड़ा हिस्सा निर्धनतम से निर्धनतम स्थिति पर जा रहा था। इसी को ही इस चैप्टर में बताया गया है, जिसे कि हम कहते हैं कर्ज का दुष्चक्र या कृषकों की निरंतर निर्धनता का इतिहास। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू। मैंने इस चैप्टर के सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को बता